हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। ओके, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन फिलोसफीज। लेकिन इससे पहले हमें समझते हैं कि हमें डिज़ाइन फिलोसफीज की ज़रूरत है। ओके, तो मैं आपको एक बहुत बेसिक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज आपने गोवा का ट्रिप प्लान किया है ना, उसमें प्लेन टिकट्स हैं, स्टे का है, फूड का है ना, सारा कुछ कॉस्ट मिला के आपको सपोज पर हेड 20,000 पड़ता है ना। तो आप सिर्फ 20,000 लेकर तो नहीं निकलोगे, है ना। आप कुछ पैसे और एक्स्ट्रा दोगे। तो वो पैसे आप एक्स्ट्रा क्यों रखते हैं? वो पैसे हम कभी भी किसी भी ट्रिप के लिए एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, तो हमारे पास बैकअप हो। ओके, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है हमारे डिजाइनिंग फिलोसफी से, है ना। ओके, बिल्डिंग को हम एक पर्टिकुलर लोड के लिए डिजाइन करते हैं, जो लोड उस बिल्डिंग में लगने वाला है, ठीक है। लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे अगर फ्यूचर में सपोज ज्यादा लोड लग जाए या फिर सडन लोड लग जाए तो हमारी बिल्डिंग सेफ रहे, ठीक है। वही बन जाती है हमारी डिजाइनिंग फिलोसफीज। तो इन द केस ऑफ आरसीसी हमारे पास बेसिकली 3 डिजाइनिंग फिलोसफीज हैं। पहली है WSM, जिसे हम बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके, देखो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। बस एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर पहले और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप सपोज ये कोई मेंबर है आपकी बिल्डिंग में और इसमें आपने कोई लोड लगाने हैं, ठीक है। ह्यूमंस का लोड है, लाइव लोड है, डेड लोड है, या किसी भी तरीके का कोई लोड है, ये आपके मेंबर पे लगना है। ओके, अब मेंबर आपका सेफ कैसे रहेगा, है ना। जैसे ही ये लोड लगा है इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पर क्या बन जाएगा? स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। इस जैसे ही इस पर्टिकुलर एरिया में लोड लगा, है ना, तो आपका क्या बन गया? स्ट्रेस। यानी सबसे पहले लोड अप्लाई किया गया और उस लोड का सेकेंड इंपैक्ट आया आपका स्ट्रेस। ओके, तो हमारी डिजाइन जो फिलोसफीज है ये इन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। हमें डिजाइनिंग में क्या करना है? किसी भी डिजाइन में हमें क्या करना होता है? हमें एरिया बताना होता है ना, कि हमारे मेंबर का एरिया क्या होगा, या हम एरिया कैसे डिवाइड करेंगे, यही है डिजाइनिंग हमारी, है ना। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाता है? लोड अपॉन स्ट्रेस। तो अगर जितने लोड के लिए, उस पर्टिकुलर लोड जितना लगने वाला है, हम उसके लिए डिजाइन करें तो सपोज ए एरिया आता है, ठीक है। लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा के लिए डिजाइन करना है ना, ताकि सेफ रहे, है ना। वही बैकअप वाली बात है, हमें कुछ एरिया ज्यादा देना है। वो एरिया क्या है? हमारे पास जो एक्स्ट्रा बैकअप मनी है वो है। मतलब कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ी, अर्थक्वेक आया या कोई सडन लोड लगा या कोई फेलियर हुआ, तो वो जो बैकअप मनी है ना, या यहाँ पर कह सकते हो जो बैकअप एरिया है, वो हमारी हेल्प करेगा और हमें बचाएगा, मीन्स बिल्डिंग को फेल होने से बचाएगा। अब इसके 2 तरीके हैं। एरिया बढ़ाने का क्या तरीका है? या तो आप लोड बढ़ा दो, ठीक है, या तो आप स्ट्रेस कम कर दो। यही 2 तरीके हैं, है ना, क्योंकि एरिया इक्वल टू क्या है? लोड अपॉन स्ट्रेस। तो या तो आप लोड को इंक्रीज कर दो या तो आप स्ट्रेस को डिक्रीज कर दो, ठीक है। बस अगर इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो आपकी डिजाइन फिलोसफीज आपको समझ में आएगी, है ना। ये डिजाइन फिलोसफी सबसे पहले आई थी अराउंड 1900 में आई थी, ठीक है। तब तक उन्होंने क्या किया? लोड लगा दिया, है ना, तो वो लोड को बढ़ा नहीं पाए, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया, स्ट्रेस को कम करने का, है ना। तो ये जो डिजाइन फिलॉसफी है, ये हमारी स्ट्रेस कितनी है कंक्रीट की? सिग्मा सी के, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये स्ट्रेस हमें नहीं लगानी है, हमें ये स्ट्रेस कम करनी है ताकि एरिया बढ़ जाए, है ना। तो इन्होंने स्ट्रेस कैसे कम किया? इन्होंने कहा कि हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे
जिससे हमें वो स्ट्रेस मिलेगी जो अप्लाई करनी है, और उसे हमने बोला सिग्मा CBC मींस परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, और दिस टर्म इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये नियरली इक्वल टू होता है 3। ठीक है, कहां से आता है 3? तो जो बहुत ज्ञानी लोग थे उन्होंने रिसर्च किया कुछ बिल्डिंग्स पे, है ना, कि कितने पे हमारी बिल्डिंग सेफ रहती हैं, और फिर उन्होंने कैलकुलेट किया जाके कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है। कहाँ पर गिवन है ये, जो मैंने हम लोगों ने पढ़ना है IS कोड 456 में 2000, इन्होंने ये बता रखा है कि वर्किंग स्ट्रेस के लिए जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमें 3 लेना है। ओके, सो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला वर्किंग स्ट्रेस मेथड, बिकॉज ये किसी एक पर्टिकुलर वर्किंग स्ट्रेस पे लगता है इसीलिए हम इसे बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और इसकी वर्किंग स्ट्रेस है हमारी परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आया कैसे हमारी डिजाइन फिलॉसफीज का, कि हमें एरिया थोड़ा सा बढ़ाना था ताकि एट अ सर्टेन टाइम, कि किसी प्रॉब्लम के टाइम पे या किसी दिक्कत में हमारी बिल्डिंग अचानक फेल नहीं कर जाए, है ना। मतलब सपोज अगर आपने 100 किलो न्यूटन लोड के लिए डिजाइन किया है, ठीक है, और अगर सपोज 120 लग गया या 130 लग गया, तो फिर हमारे पास बचने का टाइम हो, है ना। तो फॉर सेफ्टी मेजर्स हमें एरिया को इंक्रीज करना था। अब एरिया इंक्रीज करने के सिर्फ दो ही तरीके थे, एक तो या तो हम लोड इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हम स्ट्रेस को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लोड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, इन्होंने कहा लोड जैसा है वैसे ही रहने दो, हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस को डिक्रीज कर देते हैं। अब अगर स्ट्रेस को डिक्रीज करनी है तो हमें पता है कि पहले स्ट्रेस कितनी है हमारी कंक्रीट की, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और इसको अगर डिक्रीज करना है तो किसी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, और उस वैल्यू को इन्होंने नाम दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब सेफ्टी के लिए जो हमने जो फैक्टर अप्लाई किया है स्ट्रेसेस में, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड फॉर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इट इज नियरली इक्वल टू 3। ओके, और यहां से जो स्ट्रेस आती है वो होती है हमारी परमिसिबल स्ट्रेस, एंड दैट इज सिग्मा CBC। ओके, ऑलराइट, ओके। अब हम आते हैं, देखिए हमें ये तो बहुत डिटेल में ही पढ़ना है अभी, है ना, हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे दोबारा आएंगे, लेकिन पहले हम सारी डिजाइन फिलॉसफीज डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड, ओके। याद रखिए हमारे पास जो है ना, किसी भी तरीके से एरिया बढ़ाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो हम या तो हम लोड को इंक्रीज कर दें या तो हम स्ट्रेस को डिक्रीज कर दें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया अल्टीमेट लोड में, पहले तो ये कब आया, ये 1956 में आया था USA में, देन 1957 में आया ये UK में, देन फिर लेटर ऑन ये इंडिया में आया, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ, है ना, क्योंकि तब तक जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ऑलरेडी आ चुका था, तो हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया था, ज्यादा यूज नहीं हुआ, अभी भी नहीं होता, बट पढ़ना पड़ता है। ओके, अल्टीमेट लोड मेथड में इन्होंने क्या किया, सपोज हमने एक स्कूल बनाना है ना, और इस स्कूल में अभी 200 बच्चे पढ़ते हैं, है ना, बट हमारी सोच बहुत दूरगामी है, तो हमने कहा कि 10 साल में मेरे बच्चे 200 से 1000 हो जाएंगे, स्कूल के बच्चे 200 से 1000 हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो बिल्डिंग है ये अल्टीमेट लोड के लिए बना देता हूँ, मतलब 1000 स्टूडेंट्स के लिए बना देता हूँ। ओके, ये क्या है, ये अल्टीमेट लोड है, मतलब हम कैलकुलेट करते थे कि हमारी बिल्डिंग में मैक्सिमम लोड कितना लगने वाला है, और हम अपनी बिल्डिंग को उसी लोड के लिए डिजाइन कर देते थे, जिसे हम बोलते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। ओके, अब इस मेथड में ड्रॉबैक क्या था कि इससे हमारा एरिया जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, सेफ तो हो जाते थे ऑब्वियसली, लेकिन एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, और ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा मटेरियल, ज्यादा मटेरियल मतलब ज्यादा पैसा। ठीक है, तो मतलब ये इकोनॉमिकल नहीं था, सेफ तो था। क्लियर है, तो इसका ड्रॉबैक क्या था,
फिर से वही तरीका, हमने क्या किया यहाँ पर, लोड बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने के दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो हम लोड बढ़ा सकते हैं या तो हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बिकॉज ये सारा काम लोड में है, तो हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जगह हम यूज करते थे लोड फैक्टर, है ना। लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते थे एग्जिस्टिंग लोड में, है ना, और हमें मिल जाता था हमारा अल्टीमेट लोड। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज लिमिट स्टेट मेथड, जो करेंटली यूज होता है लगभग हर जगह, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड। अब इस मेथड ने कहा कि देखो मुझे चॉइस मत दो तुम, ठीक है, मुझे पता है या तो लोड बढ़ा सकते हो या तो स्ट्रेस कम कर सकते हो, है ना। एक मेथड ने लोड बढ़ाया, दूसरे मेथड ने स्ट्रेस कम किया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। इसने कहा मैं दोनों काम करूंगा, है ना। ये कहता है कि लोड भी बढ़ाओ और स्ट्रेस भी कम करो, ठीक है। इसीलिए इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो पार्शियल होता है, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी में लोड भी बढ़ाया जाता है, तो जो लोड आता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर्ड लोड, है ना। फैक्टर्ड लोड मतलब कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय लोड, है ना। ये 1.5 होता है कंक्रीट के लिए, 1.15 होता है स्टील के लिए। बट अभी सिर्फ आप मतलब समझ लो इसका क्या है ना। ये सारी वैल्यूज आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, लिमिट स्टेट मेथड पढ़ना है तब हम पढ़ेंगे। बट अभी सर समझने के लिए पढ़िए कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि डिजाइन फिलॉसफीज क्या होती हैं, तो डिजाइन फिलॉसफी सिर्फ बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए बनाई गई, जिसमें से हमें बिल्डिंग का एरिया बढ़ाना था। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने स्ट्रेस कम कर दिया तो एरिया बढ़ गया, अल्टीमेट लोड मेथड में हमने लोड बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ गया, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लोड भी बढ़ाया और स्ट्रेस भी कम किया। ये आया था 1955 में, ठीक है। 1978 में इंडिया में आ गया, बट इंडिया में पूरी तरीके से जो इम्प्लीमेंट ये हो पाया वो हो पाया तुम्हारा 2000 में, क्योंकि इंडिया अपना बहुत स्पीड में चलता है ना। तो ये ले तो आए थे 1978 में, इसीलिए जो हमारा IS 456 है ये कहता है भैया 2000 में ही हम मॉडिफाई हुआ है हमारा कोड, और तभी से आप ये बिल्डिंग बनाने लिमिट स्टेट से स्टार्ट करो। ओके, सो हमने डिजाइन फिलॉसफीज पढ़ ली है, 3 होती है। वर्किंग स्ट्रेस, इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेस को कम कर देते हैं, और जो कम करके स्ट्रेस आती है उसे हम बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, ऑलमोस्ट 3 है, पूरा 3 नहीं है बट ऑलमोस्ट 3 है। ये भी आपको याद नहीं करना है, कोड में एक वैल्यू दी है आपको, सॉरी टेबल दी है, उस टेबल से आपको आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस मिल जाएंगी। ओके, अब हम वापस से आ जाते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, है ना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ये तो पता चल गया, स्ट्रेस के बारे में पता चल गया है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये आपका वर्क करता है इलास्टिक लिमिट प्रिंसिपल, है ना। ये इलास्टिक लिमिट आपको पता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि लोड लगाओ और हटा दो तो वापस से अपने शेप और साइज में आ जाए, ठीक है। अब बिकॉज ये इलास्टिक लिमिट पे, मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट ही है कि इलास्टिक लिमिट पे काम करेगा, तो इसने डिजाइन ही नहीं किया इलास्टिक लिमिट से बाहर का, है ना। कि अगर सपोज कोई सडन लोड लग जाए और जो हमारा मेंबर है वो इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाए, क्लियर है। मैं आपको एक एग्जांपल से अगर समझाऊं, तो अगर सपोज कोई पतला सा पॉलीथीन है आपके पास, है ना, उसको आप हल्के से खींचो, छोड़ दो, वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा ज्यादा खींच दो तो क्या होगा, उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी और वो वापस अपनी शेप एंड साइज में नहीं जाएगा, हो सकता है वो ब्रेक ना किया, है ना। ऐसा ही होता है, कंक्रीट तो खैर ब्रेक कर जाता है इलास्टिक लिमिट से अपने बाहर जाते हैं, बट स्टील नहीं करता है, लेकिन इन्होंने उसके लिए डिजाइन ही नहीं किया, ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट अगर पूछे कि किस कॉन्सेप्ट पर डिजाइन हुआ है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो वो हुआ है हमारा इलास्टिक लिमिट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, इसमें जैसे ही आप लोड लगाते हो, किसी भी मेंबर में आपने लोड लगाया और क्या जनरेट हुआ, स्ट्रेस। ठीक है, अब हालांकि आप पढ़ चुके होंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन, लेकिन मैं फिर से दोबारा यहाँ पर जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कि सपोज आपका ये कोई मेंबर है ना, इस मेंबर में आपने कोई लोड लगाया है, ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, है ना, कितना बढ़ेगा आई डोंट नो, लेकिन कुछ अमाउंट तो बढ़ेगा। जैसे ही आप पुल करोगे तो कुछ इलॉन्गेशन होगा, मतलब कुछ बढ़ेगा। सपोज इसका लेंथ है n, ठीक है, और इसी इलॉन्गेशन को रजिस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस, है ना। मतलब कि आपने फोर्स लगाया, फोर्स से कुछ फिजिकल चेंज आया, उस फिजिकल चेंज को रजिस्ट करना क्या है, स्ट्रेस है ना। सपोज मैं अपने हाथ को ट्विस्ट कर रहा हूँ, तो इस ट्विस्ट करने से फिजिकल चेंज आ रहा है मेरे हाथ में, इस फिजिकल चेंज को जो हाथ रजिस्ट कर रहा है इंटरनली, है ना, वो क्या है, स्ट्रेस। तो जो पेन है वो क्या है, इंटरनल है, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस। ओके, सो ये चेंज सपोज मान लेते हैं डेल्टा है ना। सो स्ट्रेन आता है, पहली स्ट्रेन है ऑब्वियसली, पहले फिजिकल चेंज आएगा, स्ट्रेन आता है आपका डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, और स्ट्रेस आता है आपका पी बाई ए। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल p से, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ओके, अब बिकॉज स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आया है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का कुछ रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, एंड दैट विल बी, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है E, ये सब पढ़ चुके हो आप लोग, है ना, और इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, अपने कल भी पढ़ा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि यही इलास्टिक लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है, सिग्मा इज इक्वल टू, ये इलास्टिक लिमिट में जब तक मेंबर्स होते हैं तभी तक ये कॉन्सेप्ट काम करता है ना। तो अगर आपका WSM का कॉन्सेप्ट ही इलास्टिक लिमिट वाला है, यानी हर जगह ये काम करेगा। क्लियर? ओके, अब जल्दी से लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम WSM के, और वो है, देखो, एक आपने जैसे ही लोड लगाया यहाँ पे, सपोज ये लोड लगाया, है ना, मैंने पूछा आपसे स्ट्रेस कितनी है ना, आपने कहा लोड P लग रहा है, एरिया A है, आपने तुरंत बता दिया P बाई A। बट ये एरिया अकेला कंक्रीट का थोड़ी नहीं है ना, हमारा मेंबर कौन, हमारा मटेरियल कौन सा है, RCC है, इसमें सिर्फ कंक्रीट तो है नहीं, इसमें हमारी रेनफोर्समेंट भी है ना, ये रेनफोर्समेंट भी है, मतलब ये कंपोजिट मटेरियल है, लेकिन आपने तो टोटल एरिया कंसीडर कर लिया है ना। सो एक मटेरियल है कंक्रीट और ये है स्टील, इनका आपस में बॉन्ड है ना, मतलब इनको आपस में इस तरीके से बॉन्ड बनाया गया है कि जितना एक मूव करेगा उतना ही दूसरा मूव करेगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मैं ये दोनों हाथों को बांध दूं, अब मैं अगर आगे ले जाता हूं तो एक हाथ जितना आगे जाएगा उतना ही दूसरा जाएगा, पीछे जाता हूं तो एक जितना पीछे आएगा उतना ही दूसरा पीछे आएगा, मतलब ये दोनों एक मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे, है ना, लोड में एक मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे, बट इनकी प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है ना, एक मेटल है, दूसरा आपका, मतलब एक मेटल है उसमें डक्टिलिटी होगी, दूसरा ब्रिटल है। सो इसमें क्या है, हो सकता है कि जो मेटल है वो ज्यादा खींचे, कंक्रीट कम खींचे, तो हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जो इन दोनों को दो जिस्म एक जान बना दे, है ना, एक कोई ऐसा टर्म चाहिए जो इनकी प्रॉपर्टीज को सेम कर दे, है ना। दो अपोजिट प्रॉपर्टीज वाले लोगों को एक साथ तुमने एक कमरे में बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हो गई, कुछ तो चेंज हुआ होगा, किसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, उस टर्म को जो इनडायरेक्टली इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे की प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो। तो मॉड्यूलर रेशियो वो टर्म है
जो कंक्रीट को, सपोज इस ब्लॉक को आपको पूरा कंक्रीट में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको पूरा एरिया कंक्रीट का मानना है तो आप मान सकते हैं मॉड्यूलर रेशियो से। अगर इसे पूरा स्टील का मानना है तो आप मान सकते हैं मॉड्यूलर रेशियो से। अब मॉड्यूलर रेशियो होता क्या है? मॉड्यूलर रेशियो होता है इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, है ना। अगर इसको आपको डिफाइन करना है तो दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, ओके। और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है स्ट्रेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेस इन कंक्रीट, है ना। या फिर इसी को इक्वल करते हैं, दैट वुड बी, ओके। इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। ओके, तो मॉड्यूलर रेशियो हमारे पास क्या है? स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन कंक्रीट, है ना। और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और क्या था? स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो इसको चेंज करके लिख दो, ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, क्योंकि स्टील की बात हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन इन स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन इन कंक्रीट, ओके। सपोज ये आपका बीम है और ये रिइंफोर्समेंट है, बाकी सारा आपका ये कंक्रीट है। आपने लोड लगाया, ये देखो। अब ये जो स्टील है और कंक्रीट है, ये अलग अलग तो है नहीं, इनका आपस में बॉन्ड है, इनको सीमेंट लगा के आपस में जोड़ दिया गया है। अगर ये जोड़ दिया गया है तो अगर ये चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही स्ट्रेन बनेगा ना। तो लेंथ तो सेम है दोनों की, है ना। जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक है उसकी भी लेंथ एल है, जो स्टील है उसका भी लेंथ एल है। तो अगर ये चेंज होगा और दोनों बॉन्ड है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो एक जितना आगे जाएगा उतना ही दूसरा आगे जाएगा, है ना। यानी चेंज इन लेंथ फॉर स्टील, चेंज इन लेंथ फॉर स्टील विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ फॉर कंक्रीट, है ना। और डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि दोनों लेंथ सेम है। ये क्या बन जाता है? स्ट्रेन इन स्टील, दिस वुड बी हो जाएगा स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से मॉड्यूलर रेशियो हमारे पास क्या आ गया? ई एस अपॉन ई। ओके, सो आप देख लो मॉड्यूलर रेशियो से अगर कंक्रीट चाहिए हमें, है ना, स्टील के टर्म में, तो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एस अपॉन एम, है ना। तो कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हम स्टील के टर्म में लिख सकते हैं। जो कंक्रीट की स्ट्रेस है ना, उसको हम स्टील के टर्म में लिख सकते हैं। तो मॉड्यूलर रेशियो इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, ओके। इसीलिए जो WSM मेथड है ना, इसे मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं। इसी में शायद आपको मिल जाए, इसे हम मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं। तो हमें सारा डिजाइन इसी बेसिस में करना है, ठीक है। ये हमारे पास, मतलब ये तो अभी बहुत स्टार्टिंग है ना। हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने डिजाइन फिलॉसफीज पढ़ी, जिसमें सबसे पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या करते हैं? हम एरिया बढ़ाना है। एरिया बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप लोड को बढ़ा दीजिए या तो स्ट्रेस को कम कर दीजिए। तो हमने यहाँ चूज किया स्ट्रेस को कम करना, है ना। हमने स्ट्रेस को कम कर दिया, स्ट्रेस को कम करने से हमारा एरिया बढ़ गया, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लेकिन ये सिर्फ कहाँ तक होता है? इलास्टिक लिमिट तक होता है। इसीलिए हमने जो इलास्टिक बिहेवियर से स्ट्रेस और स्ट्रेन है ना, वो यहाँ पर अप्लाई होगी। तो हमने उसका रिलेशन देख लिया, दैट इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। अब बिकॉज हम टोटल एरिया कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एरिया में हमारे पास कंक्रीट भी है और स्टील भी है, तो हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जो इनकी प्रॉपर्टीज को एक दूसरे में चेंज करे। वो टर्म है हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो, है ना। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? मॉड्यूलर रेशियो होता है स्ट्रेस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, और इसी को हमने फर्दर
प्रूफ किया है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, दूसरे जो दो फिलॉसफीज है वो क्या है, एक तो है अल्टीमेट लोड मेथड, मतलब हमने ये पता कर लिया कि हमारा अल्टीमेट कितना लोड लगना है ना, और हमने उस लोड के लिए डिजाइन कर दिया। और दूसरा है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड क्या है, वहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, वो कहता है कि हम थोड़ा सा लोड बढ़ाएंगे और थोड़ी सी स्ट्रेस कम करेंगे, हम दोनों चीज करेंगे अपना एरिया बढ़ाने के लिए, है ना। लिमिट स्टेट मेथड में और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। अब बिकॉज ये जो मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये इलास्टिक लिमिट के बाद आपने डिजाइन ही नहीं किया है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात होती है कि अगर ये वो क्रॉस कर गया तो हमारे पास सर्विसिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, हम उसे कोई क्रैक डेवलप हो गया, कुछ हो गया, है ना, तो हमारे पास सर्विसिबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, है ना। अब तो वैसे भी बहुत कम यूज करते हैं, और बिकॉज ये इलास्टिक लिमिट में है तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ये टिम्बर में भी यूज हो सकता है, ये स्टील में भी यूज हो सकता है ना। आप बस स्ट्रेस कम कर दो और डिजाइन कर दो, एरिया अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, सो डिजाइन फिलॉसफीज में इतना ही है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का आपको बेसिक मैंने बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, है ना, बीम का डिजाइन करेंगे, हम समझेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के सेक्शंस क्या क्या होते हैं, उसका स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, एंड देन लास्ट में डिजाइन। ओके, थैंक यू गाइस, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।